Assalamu alaikum. I am Dr. Akhtar working as chest and allergy specialist in different cities of पंजाब। ये हमारा सिलसिला है वीडियोस का जिसमें हमारे जितने सब्सक्राइबर दोस्त जो सब जिन्होंने सब्सक्राइब किए हुए वो क्वेश्चन करते हैं या हमारे पेशेंट्स क्वेश्चन करते हैं, मैं वो एक वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करता हूँ ताकि एक आम आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हो उसको बेनिफिट हो सके। तो पहला सवाल था कि पेशेंट ने पूछा था कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को सांस का मसला है, अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि उसे दमा एलर्जी है। तो उन्होंने कुछ सवाल किए हैं। एक तो उनका क्वेश्चन ये था कि दमा एलर्जी क्या है? अब इसमें साँस की जो एलर्जी होती है, अब साँस की एलर्जी में अलामतें होती हैं, खाँसी आती है, साँस के मसाइल होते हैं, चेस्ट टाइटनेस हम इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब सीने में घुटन सी फ़ील होती है और खाँसी जो है स्पेशली वो रात के टाइम होती है और इसकी कोई ना कोई वजह होती है, लाइक डस्ट, लाइक धुआँ, मौसम की तब्दीली, सर्दी। तो इन ये सारी जो अलामतें ये दमा एलर्जी में होती है, इसको हम दमा एलर्जी कहते हैं। दूसरा सवाल था कि इसकी वजूहात क्या हैं? अब वजूहात में आम तौर पर हम देखते हैं कि इसके कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर का ये मतलब है कि अगर खानदान में कोई हिस्ट्री है, या पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में या बहन भाइयों में कोई एलर्जी की कोई अलामतें हैं, तो इसमें फैमिली हिस्ट्री या आपकी जेनेटिक हिस्ट्री वजह होती है। एनवायरनमेंट में अगर आप जिस माहौल में रहते हैं, आपकी सराउंडिंग में कोई फैक्ट्री है, उसका धुआँ है, तो ये भी वजह होती है। आपके घर में तूड़ी है, जिस तरह जो गाँव के लोग हैं वो बेहतर समझते हैं, तो वो भी एक वजह होती है। इसी तरीके से गर्मियों में ये आँधियाँ आती हैं, तो जो तूफ़ान आते हैं और वो डस्ट होती है, उसकी वजह से भी एलर्जी होती है। तो इसकी ये मल्टीपल वजूहात हैं, जिसकी वजह से आपको दमा एलर्जी होता है या इसके अटैक आते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन-सा है? जो दमा एलर्जी होता है, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ना, हम उसको 2 हिस्सों में तक़सीम कर लेते हैं। एक तो इसका टेस्ट है जिसमें हम उस एलर्जी की वजह को ढूँढते हैं, उसको हम कहते हैं स्किन प्रिक टेस्ट या स्किन एलर्जी टेस्ट। इस टेस्ट में हम मुख्तलिफ केमिकल्स को यूज़ करते हैं जो एलर्जी हमारे जिस्म में करते हैं, उनको स्किन के ऊपर टेस्ट करते हैं और उनकी हम देखते हैं कि इस आदमी को कितनी सोज़िश हुई है, तो जितना उसका वो ज़्यादा मिलीमीटर में हम उसको मेज़र कर लेते हैं, तो उसका जितना ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, इसका मतलब इस आदमी को इस पर्टिकुलर चीज़ से इतनी मैक्सिमम एलर्जी है। और उसकी फिर हम जो है वो वैक्सीन शुरू कर देते हैं और वैक्सीन इसका इलाज होता है। दूसरा टेस्ट इसके लिए होता है स्पायरोमेट्री या उसको हम लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में हम एक तो डायग्नोज़ करते हैं अस्थमा या दमा को, उसमें हम देख लेते हैं कि बेसलाइन वैल्यू जो है उसकी वो क्या है, उसमें हम FEV1 देखते हैं और एक रेशो होती है, उसको देखते हैं। जब एक दफ़ा डायग्नोज़ हो जाए, उसके बाद हम इसको मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये जो स्पायरोमेट्री है, ये हर 3 महीने के बाद हम करते हैं और आपको भी करवाना चाहिए और ये रिकमेंडेड भी है WHO की तरफ से। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम देखते हैं कि इस आदमी को जो हमने अस्थमा की ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी, वक़्त के साथ उसको कितना बेनिफिट हो रहा है। और जब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए और वो कम से कम 2 से 3 माह तक ठीक रहे, तो बाज़ औक़ात हम मेडिसिन भी इसकी बंद कर देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो दरमियान में मेडिसिन छोड़ते हैं या लेते हैं, उनका तो एक लॉन्ग टर्म इलाज करना पड़ता है, लेकिन जो लोग प्रॉपर फ़ॉलो करें, कुछ अरसे के बाद उनकी मेडिसिन भी खत्म हो जाती है। तो इस तरह ये टेस्ट हमें हेल्प करता है मेडिसिन को डिसाइड करने में। अगला उनका क्वेश्चन था कि इसका इलाज क्या है? अब इलाज जो है दमा या एलर्जी के, इसको हम 2 हिस्सों में तक़सीम कर लेते हैं। एक तो इसका है ट्रीटमेंट, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहना चाहिए या मेडिसिन से रिलेटेड ट्रीटमेंट। अब जो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी इन्हेलर्स की शक्ल में भी होता है, नेबुलाइज़ेशन की शक्ल में भी होता है और DPI एक वो कैप्सूल होते हैं, उनके ज़रिए से भी होता है। तो ये जितना भी इसमें इलाज है वो एक सिम्प्टोमेटिक होता है, अलामती होता है और वो मरीज़ को एक हद तक कंट्रोल करता है, एलर्जी को ख़त्म नहीं करता। इसका ये मतलब है कि जिस बंदे को भी एलर्जी होती है या दमा होता है, उसको 2 या 4 माह के लिए वो इस्तेमाल करे, ठीक हो जाता है। उसके बाद हम कहते हैं छोड़ दो, जब अगला अटैक आ जाए फिर आप कर लो, तो उसको फिर लाइफ लॉन्ग ये इलाज करना पड़ता है। अब इसमें बाज़-औक़ात होता है कि वक़्फ़ा भी आ सकता है, साल का, 2 साल का, डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे। अदरवाइज़ ये सारी उम्र किसी न किसी शक्ल में इलाज करना पड़ता है। दूसरा इसका जो इलाज है वो वैक्सीन के ज़रिए होता है, वो एक अच्छा और मुस्तकिल इलाज होता है और वो हम रिकमेंड करते हैं कि वही सबको करवाना चाहिए। उसका ये फ़ायदा होता है कि एक दफ़ा तो आप ये 5-7 महीने जब इलाज कर लेते हैं, तो आपको बार-बार इस तरह कोर्स दवाइयों के नहीं करने पड़ते। वैक्सीन जो है वो फिर 3 साल का इलाज होता है, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल है, प्रॉपर तरीकाकार है, जो हम टेस्ट करने के बाद जो है वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं और उसको फ़ॉलो करके जो पेशेंट इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। अगला उनका क्वेश्चन है कि इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए? अब इसमें जो एहतियात है उसमें बेनिफिट होता है, लेकिन आप याद रखें कि 10 से 20% से ज़्यादा नहीं होता। एहतियात वही है
एक तो जो हम टेस्ट करेंगे एलर्जी का, उसमें हमें चीज़ें पता चल जाएँगी कि इसको खाने-पीने की किन चीज़ों से एलर्जी है और पोलन की कौन-सी एलर्जी है, उन चीज़ों से हम एहतियात बता देते हैं। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा ठंडी, खट्टी या ऑयली चीज़ें वो दमा या एज़मा को ज़्यादा करती हैं, आप उनसे परहेज़ करें। लेकिन बहुत सारे हमारे लोग याद रखें कि वो हर चीज़ छोड़ देते हैं और ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स जो आपके जिस्म की ज़रूरत होती है, जब वो आप सारा कुछ छोड़ देते हैं, तो आपकी जो जिस्म की ज़रूरियात जब पूरी नहीं हो पाती, उस वजह से भी एलर्जी के बल्कि ज़्यादा अटैक आते हैं। तो इसलिए आपको प्रॉपर दिखा के, चेक करवा के, जिस चीज़ से एलर्जी है सिर्फ़ उससे परहेज़ करें और बाकी खाएँ-पिएँ ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम वो बेटर हो जाए। आपका कोई क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें और कोशिश करें कि आप टू द पॉइंट अपनी अलामतें लिखें, नीचे टेस्ट लिखें और जो मेडिसिन खा रहे हैं वो आप नाम लिख दें। मैं आपको आपका डायग्नोसिस भी बताऊँगा और उसका क्या हम पॉसिबल इलाज कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हमें नाज़िल अल्लाह हाफ़िज़।